हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट 2 है ये। ओके, तो ये चैप्टर हम फिनिश करेंगे आज। तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में देख रहे थे, जो क्वेश्चंस थे कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में, डेमोक्रेसी बेटर कैसे है, मतलब कि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी थी। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, है ना। तो पीपल के लिए अकाउंटेबल रहते हैं डेमोक्रेसी में, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होती है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर कितने लोग जो हैं साउथ एशिया में जो डिक्टेटरशिप को प्रेफर करते हैं, ये चार्ट समझाता है ना। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हम पढ़ चुके थे, है ना, कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही, है ना। तो डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी डिसाइड नहीं करती है। हाँ, डेमोक्रेसी एक रास्ता हो सकता है जिसके थ्रू आप इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकते हो, डेवलपमेंट ला सकते हो अपने देश में। पर लीडर जो होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। चाइना का एग्जाम्पल लेके हमने समझा था ये सारी चीजें, और किस तरीके से इनइक्वालिटीज होती हैं, है ना, कि रिच जो है बहुत सारे, जो अगर रिच 1% है तो वो 70% वेल्थ लेकर के बैठे हैं नेशन की, है ना। तो इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। ओके, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। अब हमें देखना था कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, जो डेवलपमेंट से ज़्यादा ये तो रीजनेबल होता है कि हम एक्सपेक्ट करें डेमोक्रेसी से कि वो रिड्यूस करेगी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो इकोनॉमी के बेसिस पे जो लोगों के जो अमीर गरीब होना, है ना, बहुत ही ज़्यादा गैप होना रिच पुअर में, तो इनइक्वालिटीज होना सोसाइटी को, तो हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से कि ये जो है ये रिड्यूस करेगी ये सारी चीज़ें, है ना। डेवलपमेंट से ज़्यादा ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करेंगे। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हमारे अगर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, क्या वेल्थ सारे सिटीजन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट ऑल सिटीजन जो है उनके पास में सेम शेयर मिल रहा है और बेटर लाइफ जी रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं होता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है सिटीजन की, है ना। पर इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है ओवरऑल कंट्री का देखा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है ना। जैसे कि अगर रिच जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री भी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इम्प्रूव हो रही है या फिर जो पॉवर्टी वगैरह कम हो रहा है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसीज में इंक्रीज करती है इनइक्वालिटीज, हाँ, या फिर डेमोक्रेसी जो है लीड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी का, मतलब कि जो भी चीजें हैं वो बराबरी से लोगों में बांटी जाएं और अपॉर्चुनिटी सबको मिले। क्या डेमोक्रेसी में ये होता है ना। जैसे कि ये देखो, ये पुअर का एक ये बताया गया है, वॉइस ऑफ द पुअर, तो बंद कर दिया उसका मुंह, है ना। तो डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल इक्वालिटी। अगर आप देखो तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी लेकर के आती है हमारे सोसाइटी में, मतलब हर एक सिटीजन को वोट देने का अधिकार है ना। पर्टिकुलर एज के बाद में, 18 इयर्स के बाद में हर एक सिटीजन को वोट देने का अधिकार होता है ना। और जो अगर देखें तो पॉलिटिकल इक्वालिटी लेकर के आती है, और हर किसी को जो है कंटेस्ट करने का अधिकार है इलेक्शन, मतलब कि कोई भी इंसान जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो डेमोक्रेसी क्या लेके आई, पॉलिटिकल इक्वालिटी। सारे इंडिविजुअल जो है अब वो इलेक्ट इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, है ना। तो इसी प्रोसेस के साथ साथ इंडिविजुअल जो है पॉलिटिकल एरेना में अपना जो है स्टैंड रख सकते हैं, है ना। पर हमें ये भी देखने को मिलता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है बहुत ही ज्यादा, अमीर गरीब ये सब देखने को मिलता है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच, जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं, वो इंजॉय करते हैं, उनके पास में बहुत ज्यादा इनकम और वेल्थ है, ठीक है। तो मतलब अगर देखिए छोटी सी पॉपुलेशन का हिस्सा
जो है 70% वेल्थ लेकर के बैठा हुआ है नेशन की, है ना? तो इतने से अमीर लोग जो हैं पूरा एन्जॉय कर रहे हैं, बाकी सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं, है ना? तो नॉट ओनली जो उनका शेयर जो है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बढ़ता भी जा रहा है, ये भी है कि इनका जो शेयर है बढ़ता जा रहा है, ठीक है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है ना? तो उसमें बताया जाता है इनइक्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं देशों में, है ना? तो जो भी बॉटम ऑफ द सोसाइटी में है, उनके पास में वेरी वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, मतलब इनके पास में बहुत ही कम होता है ना? अगर देखें तो बीच में मिडिल क्लास आ जाती है और बाकी के जो लास्ट में जो बाकी पॉपुलेशन है 50% मान के चलो, तो उनके पास में सिर्फ कितनी वेल्थ है, 10% वेल्थ है ना? तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। बाकी 20% के पास में 70% वेल्थ है ना? तो देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, इनकी इनकम जो है कम हो रही है। अब देखो तो कोविड-19 पैंडेमिक आया था, है ना? बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोगों ने इसको एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की तरह देखा, है ना? और कई सारे बिज़नेस ठप्प हो गए, बढ़ ही नहीं पाए आगे, तो कई सारी बिज़नेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए। जैसे कि वैक्सीन में लोगों ने बहुत पैसे कमाए, है ना? फेक वैक्सीन बेच रहे थे, नकली, वो नींबू का पानी वगैरह डाल के, है ना? और फेक जो न्यूज़ फैला रहे थे और मास्क बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ कितना ज़्यादा फ्लरिश हुई उस टाइम पर। तो कुछ लोगों ने इसको अपॉर्च्युनिटी मान के अपना जो है और ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया बिज़नेस और ज़्यादा रिच हो गए। और बाकी सारे जो अनऑर्गनाइज़्ड वर्कर्स थे, जो कि 90% हमारे यहाँ के वर्कर्स जो हैं अनऑर्गनाइज़्ड होते हैं, मतलब कि जो मतलब इनका जो है कोई प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट छुट्टी या फिर वेजेस नहीं होता है। रोज़ काम करके कमाते हैं, है ना? इनका जो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होता है ना? जैसे कि ठेले वाले हो गए, है ना? और सारे वर्कर्स हो गए, डोमेस्टिक हेल्पर्स हो गए, तो सारे के सारे अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। गिग इकोनॉमी में जो अभी क्या करते हैं ये लोग, डिलीवरी मैन हो गए, डिलीवरी जो मैन हो गए, तो वो लोग सारे सब गिग इकोनॉमी में आते हैं ना? तो ये सब अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में आ जाते हैं। समटाइम्स जो है तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल कर पाएँ लोग, है ना? तो लोगों को खाना, जो कपड़े, हाउस, मतलब घर भी नहीं है, और एजुकेशन और हेल्थ तो फिर प्राइवेट सेक्टर में ही है हमारे देश में, है ना? तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल कर पाएँ लोग, है ना? बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई थी कोविड-19 में। कुछ लोग तो रिकवर भी नहीं कर पाए अभी तक, है ना? अभी देखो एक क्वेश्चन पूछ रही है ये लड़की कि डेमोक्रेसी तो रूल ऑफ द मेजोरिटी होता है ना? तो पुअर जो है मेजोरिटी में है, गरीब लोग, तो डेमोक्रेसी क्या रूल ऑफ द पुअर होता है? देखो जो रूल करने वाले हैं ना वो डिसाइड करते हैं। अगर देखो तो ज्यादातर लोग गरीब भी है, तो वो कैसे नेता चुनते हैं अपने? करप्ट नेता, जो करप्शन वाले हैं ना, क्रिमिनल केसेस वाले नेता चुने जाते हैं, कास्ट के बेसिस पे वोट डाला जाता है, रिलीजन के बेसिस पे, और इनके पास में ऑप्शन भी नहीं होता है कि अपने, और हमारे यहाँ इलिटरेसी भी इतनी ज़्यादा है ना? लोग इतने ज़्यादा समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अपना वोट जो है बेच देते हैं। जैसे-जैसे सोसाइटी बढ़ रही है, तो देखो आप अभी ना सोशल मीडिया है, तो कोई भी गलत काम होता है तुरंत की तुरंत सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है वीडियो, तो उसकी वजह से जस्टिस मिलता है लोगों को, है ना? तो देखते हैं कि लोग जो हैं अगर वो अवेयर होंगे अच्छे से, है ना? अगर चीज़ों को समझेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे, तो डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर पाएगी। लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्चुअल लाइफ में देखें तो डेमोक्रेसी जो है उतनी सक्सेसफुल दिखती नहीं है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने में, है ना? अगर डेमोक्रेसीज़ जो है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है नहीं। ठीक है, क्लास 9th की इकोनॉमिक बुक्स में हमने पढ़ा था पॉवर्टी के बारे में इंडिया में, है ना? किस तरीके से गरीबी है इंडिया में। पुअर जो है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स है, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं गरीब हैं, और वो वोटर्स में भी बहुत, मतलब उनका जो है अच्छा खासा शेयर है ना? तो नो पार्टी विल लाइक टू लूज़ देयर वोट्स, कोई भी पार्टी जो है अपना वोट खोना नहीं चाहेगी, है ना? वोट्स को क्यों खोना चाहेंगी? वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ही तो रिज़र्वेशन बढ़ा दिया गया है ना?
कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इसलिए तो वोट माँगते हैं ये लोग, ये अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहते। तो वही काम करते हैं जो जनता को पसंद है, और जनता को अगर हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी ये सब पसंद होगा ना, तो फिर झक मार के पॉलिटिशियन को ये सारा काम करना पड़ेगा। पर जनता को तो ये सब चाहिए ही नहीं, जनता को शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए, है ना? कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने पैसे दिए, इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये किया, है ना? तो इनने और ज़्यादा वादे किए, लोन माफ़ कर दिया, ये सब चाहिए उनको, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं चाहिए। तो जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो उतना मतलब अपियर नहीं होते हैं कि एड्रेस कर सके क्वेश्चन जो पॉवर्टी का है ना? जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, उतना ज़्यादा पॉवर्टी को कम करने ये सब में फोकस नहीं देती है ना? जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा बेकार है कुछ कंट्री में, जैसे कि बांग्लादेश में मोर देन द हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। तो बांग्लादेश में आधे से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन पॉवर्टी में रह रही है। अब हमारे देश में ना क्या करें कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ तो हैं ही, स्टेट्स के बीच में भी इनइक्वालिटीज़ हैं। अगर देखो तो साउथ के राज्य ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं ना, डेवलप्ड स्टेट्स हैं, और नॉर्थ में देखो तो थोड़ी ज़्यादा गरीबी, जैसे कि बिहार के नेता ही इतने खराब हैं और लोग उन्हीं को वोट देते हैं, लोग चाहते ही नहीं है अच्छा हो, ठीक है? तो वहाँ पर क्या डिस्क्रिमिनेशन भी है और इनइक्वालिटीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा। नॉर्थ में देखो तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो लीडर होते हैं उनका भी रोल होता है, और जनता होती है उनका भी रोल होता है कि उनको आगे कैसे लेकर के चलना। तो स्टेट्स के बीच में भी डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है। केरला देखो कितना अच्छा डेवलप कर लिया उन्होंने, है ना? तो इस तरीके से हमको अपने बाकी स्टेट को भी लेकर के चलना पड़ेगा। अगर हर स्टेट जो है अपना एक गोल बना ले कि हमें स्वच्छ होना है, ठीक है? मतलब क्लीनलीनेस में टॉप करना है, ओके? हर एक सिटी जो है उनके स्टेट की, वो अपना गोल बना ले, वहाँ के लोग इम्प्रूव मतलब अच्छी बातें कर मतलब वो लोग जो है स्मार्ट हो जाएँ, है ना? तो स्मार्ट सिटी मिशन मिशन जो है उसमें स्मार्ट पीपल भी होने चाहिए, ओके? पीपल का पार्टिसिपेशन, जो लोग जो हैं जनता का पार्टिसिपेशन के साथ में जो लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलेंगी, तब जाके डेमोक्रेसी प्रॉपर वे में वर्क करेगी, है ना? और इनइक्वालिटीज़ जो है सोसाइटी में वो कम होंगी। तो पीपल जो है कई सारी कंट्री में जो जनता है, वो बहुत ज़्यादा गरीब भी है ना? जो पुअर कंट्रीज़ में तो डिपेंडेंट है रिच कंट्रीज़ के ऊपर फूड सप्लाईज़ के। जैसे अफ्रीका के ना बहुत सारे जो देश हैं, वो डिपेंड है किसके ऊपर? रिच कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है, जैसे कि यूएस हो गया, है ना? चाइना हो गया, ये लोग सब जो है यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, इनके ऊपर डिपेंड है कि इनको जो है खाना भी चाहिए है, तो इनके ऊपर डिपेंड है। ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनके लीडर्स जो है डेवलपमेंट पे फ़ोकस करते हैं। इनके लीडर्स जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे फ़ोकस करते हैं। जैसे चाइना से खूब सारा उधार लेके बैठी हैं बहुत सारे देश यहाँ के। हुँ। तो ये भी देखने को मिलता है। ये देखो 50% पॉपुलेशन जो है उसके पास में इतना सा शेयर है ना? इतना सा बस। और ये 2% जो रिच हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो पूरी की पूरा इतना बड़ा लेकर के बैठे हुए हैं ना? तो इतना मतलब देखो तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देख मतलब इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है ना? अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज, क्या डेमोक्रेसी पीसफुल और हारमोनियस लाइफ लेकर के आती है सिटीजन में? मतलब कि शांति से अच्छे से रहते हैं क्या लोग साथ में? हाँ, तो ये फेयर एक्सपेक्टेशन है कि डेमोक्रेसी जो है प्रोड्यूस करे हारमोनियस सोशल लाइफ। तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि वो हमारी जो है अच्छी जो सोशल लाइफ लेकर के आए हैं ना, मतलब कि सभी लोग जो है शांति से खुश रहे, है ना? और अच्छे से जिए। तो अर्लियर चैप्टर्स में, पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम जो है सोशल डिवीज़न को अकोमोडेट कर सकते हैं, है ना? जो मिलाकर के सबको साथ में लेकर के चल सकते हैं, किस तरीके से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी लेकर के चल सकते हैं, हम अपने देश को आगे लेकर के चल सकते हैं। सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट में, है ना? और किसी के साथ में भी भेदभाव ना हो। रिलीजन के बेसिस पे भी ना हो, जेंडर के बेसिस पे भी ना हो, तभी सोशल डाइवर्सिटी जो है अच्छे से चलेगी, है ना? तो उसके साथ में हमारा देश भी अच्छे से चलेगा, और आज के टाइम पर तो हर कंट्री जो है डाइवर्स है। ओके, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था बेल्जियम में। बेल्जियम ने कितने अच्छे से, है ना, कि उनकी जो एथनिक पॉपुलेशन थी, कितने डिफरेंसेस थे वहाँ पर। उन्होंने सबको साथ में लेकर के चला, सबको रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया ताकि उनके देश में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना? और पीसफुली सब लोग अच्छे से रह सके, है ना? डाइवर्सिटी के साथ में। डेमोक्रेसी यूजुअली जो है डेवलप करती है एक प्रोसीजर कि कंडक्ट कर सकें देयर कंपटीशन, है ना?
अगर आप श्रीलंका का भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, वहाँ पर उन लोगों ने अच्छे से नहीं लेकर के चले, वहाँ पर जो है संथाल्स जो थे, तो सॉरी सिन्हाला गलत बोल दिया। सिन्हाला जो थे, सिन्हाला कम्युनिटी ने जो है डोमिनेट कर लिया था किसके ऊपर? तमिलियन कम्युनिटी के ऊपर। तो वहाँ पर सिविल वॉर हो गई थी, तो इन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को अच्छे से लेकर के नहीं चले थे, है ना? तो डेमोक्रेसी जो है एक प्रोसीजर डेवलप कर देती है किस तरीके से कंपटीशन होना है। ये रिड्यूस करते हैं कि पॉलिसी जो मतलब कि पॉसिबिलिटी टेंशन, वॉयलेंस वगैरह तो ये सब ना हो, ये डेमोक्रेसी रिड्यूस करती है ना? तो कोई सोशली नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी सोसाइटी जो है पूरे तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट और जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना कई सारे ग्रुप्स में सोसाइटी में, तो वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हम, है ना? क्योंकि हो सकता है किसी किसी बात पे बाद में फ्यूचर में वो लोग लड़ने लगे, है ना? लोगों का भरोसा नहीं रहता कब इनके सिर पे सींग लग जाए, है ना? तो बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीस डिफरेंसेस और हमको इतना तो सीखना चाहिए कि रिस्पेक्ट कर सकें हम जो डिफरेंसेस हैं हमारे सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे रिलीजन को जो है उल्टा-सीधा बोले हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके? तो यही होता है कि डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, है ना? और ताकि इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या जो नेगोशिएट कर सकते हैं जो डिफरेंसेस हैं। जो भड़काऊ भाषण देते हैं नेता, तो उनमें क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं लोग इतने समझदार नहीं है कि ये हमारे देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, ये जो है सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं। आप कुछ भी हो कहलाओगे एक इंडियन, तो सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी है इंडियन होना, है ना? कि आप इस देश के नागरिक हो। बाद में आपका जो है रिलीजन और बाद में दूसरी आइडेंटिटी आती है। अगर आप बाहर जाओगे ना तो आपको इंडियन की तरह देखा जाएगा। आपके साथ कुछ भी गलत होगा ना तो ये बोलेंगे कि इंडियन सिटीज़न, है ना? तो आपकी आइडेंटिटी है इंडिया। फिर भी लोग लड़ते रहते हैं ऐसे उल्टी-सीधी बातों पे, है ना? तो ये सही बात नहीं है और पॉलिटिशियन खुद लड़वाते हैं कि हाँ, ये वो ज़माने भर की उल्टी-सीधी स्पीचेज़ दे के, है ना? तो ये सही चीज़ नहीं होती है। डेमोक्रेसी जो है सूट करती है कि मतलब सूटेड है टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। क्या कि नेगोशिएट कर सके डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके चल सके, कॉन्फ्लिक्ट ना हो ग्रुप्स में। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम में क्या होता है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पर जो है मतलब बिना मतलब आँख बंद करके या फिर ब्लाइंड होके सप्रेस कर देते हैं इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को, है ना? कि जो अगर देखें तो जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, अगर वहाँ पर कुछ भी मतलब बवाल होता है या फिर कुछ भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो बिल्कुल अंधे होके ना एकदम वहाँ पर सप्रेस कर दिया जाता है लोगों को, है ना? कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता, उनसे नेगोशिएट नहीं किया जाता कि क्या इश्यू है, ठीक है? एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस कि किस तरीके से हम सोशल डिफरेंसेस को हैंडल कर सकते हैं, डिवीजन है और जो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है, does a definite प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम। तो मतलब कि डेमोक्रेटिक रिजीम जो डेमोक्रेसी है तो वो अच्छे से क्या कर सकती है सोशल डिफरेंसेस को हैंडल कर सकती है, नेगोशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, है ना? बट जो हमने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था डेमोक्रेसी थी वहां पर भी, है ना? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, पर वहां पर जो है क्या किया था इन्होंने, वहां पर लड़ाई झगड़े होने लगे थे, उन्होंने ढंग से सॉल्व नहीं की चीजें, है ना? तो श्रीलंका रिमाइंड करता है कि डेमोक्रेसी को 2 चीज़ें तो फुलफिल करनी चाहिए, 2 कंडीशन कि अचीव करना चाहिए ताकि ना हम ये आउटकम तक पहुँच सकें और सोशल डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें। 2 चीज़ें क्या हैं? इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। फर्स्ट थिंग कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मेजॉरिटी का रूल, है ना? कि जितने ज़्यादा किसी कम्युनिटी के लोग हैं तो वही रूल करेंगे, ये नहीं होता है कि सिर्फ़ कि सिर्फ़ मेजॉरिटी का ओपिनियन रूल करेगा। मेजॉरिटी ऑलवेज़ नीड टू वर्क विथ माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट अ जनरल व्यू। तो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ में मिल कर के चलना पड़ता है। हुँ? ताकि ना गवर्नमेंट जो है फंक्शन कर सके अच्छे से, है ना? और देश को आगे लेकर के चल सके। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी जो है ओपिनियंस हैं, वो परमानेंट नहीं है। हुँ? ओके, तो सारे सेक्शन को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। जैसे कि हमारे देश में देखें तो सारे सेक्शन को साथ में लेकर के चला जाता है, ओके? है ना? हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है और जो हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि मेजॉरिटी का रूल है तो वही बस सब कुछ जो चाहते हैं वही करेंगे, है ना? तो सारे जो कम्युनिटी जो हो गई सबको साथ में लेकर के चलते हैं, इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर रिलीजन को और हर रिलीजन की रिस्पेक्ट भी करते हैं, ओके?
और अभी विमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया, पहले एससी और एसटी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन था, है ना? तो हर एक सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो सके, जो लॉ मेकिंग, जो पार्लियामेंट है वहाँ पर, है ना? और स्टेट लेजिस्लेचर में भी। और एक और चीज़, फर्स्ट तो हो गया कि मेजॉरिटी, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी का ही रूल हो सके, है ना? कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों को साथ में लेकर के चलना होता है। सेकंड थिंग होता है कि ये ज़रूरी है कि रूल बाय मेजॉरिटी डज़ नॉट बिकम रूल बाय majority community in terms of religion, race, linguistic group, etc. तो रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब है कि जनता जो जिसको फेवर कर रही है ना, उस जनता में सारे रिलीजन, सारे कास्ट ग्रुप और जो भी डिफरेंट पीपल है, सब लोग साथ में आ जाते हैं, है ना? तो वो लोग, सब लोग जो है जो लोगों को वोट देते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक कम्युनिटी जो है वो रूल करने लगे। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था, सिन्हाला कम्युनिटी का रूल हो गया था वहां पर, है ना? और तमिल कम्युनिटी को वो लोग सप्रेस कर रहे थे। तो एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर रेस या फिर कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप का रूल नहीं होना चाहिए देश में, है ना? मेजॉरिटी में। ओके। तो रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब होता है कि हर डिसीजन जो लिया जा रहा है, इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, कभी भी इलेक्शन में कोई डिसीजन या फिर डिफरेंट पर्सन्स जो हैं एंड ग्रुप्स जो हैं, वो सब लोग फॉर्म करें मेजॉरिटी, है ना? मतलब कि डिफरेंट रिलीजन, रेस और जो डिफरेंट जो लोग हैं वो सब आ जाते हैं मेजॉरिटी में, है ना? इसका मतलब ये होता है, ना कि एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी तभी रहेगी जब हर एक सिटीजन जो है क्या करेंगे, चांस होगा उनके पास में मेजॉरिटी में आने का किसी ना किसी टाइम, है ना? है ना? तो सिटीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। अगर कोई इंसान रोकता है आपको मेजॉरिटी में आने में ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ या फिर किसी और बेसिस पे या फिर आपकी जो मतलब जन्म की बेसिस पे, तो डेमोक्रेटिक रूल जो है वो रुक जाएगा, है ना? कि वो अकोमोडेट कर सके फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। मतलब कि फिर डेमोक्रेसी में अच्छे से जो है डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके नहीं चल पाएंगे, डाइवर्सिटी को साथ लेकर के नहीं चल पाएंगे। फिर श्रीलंका वाली सिचुएशन होने की कंडीशन आ जाती है कंट्री में, है ना? श्रीलंका में क्या हुआ था आपको पता है ना? श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी थी, वो मेजॉरिटी में आ गए थे और तमिल कम्युनिटी को जो सप्रेस करने लगे थे। सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, अपनी सिन्हालीज लैंग्वेज को लेकर जो कि चल रही थी, उनकी तमिल लैंग्वेज को जो है हटा दिया था सब जगह से, है ना? तो मतलब सिन्हाला को जो है, सिन्हालीज लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। ये मेजॉरिटी में आ गए थे, है ना? तो ये सिचुएशन हो गई थी, बाद में सिविल वॉर हो गई थी, लड़ाई झगड़े हो गए थे सब, है ना? अब देखेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अगर दूसरी अब गवर्नमेंट में देखोगे ना, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाती है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक हो गई, जैसे कि चाइना हो गया, है ना? तो वहां पर डिग्निटी, फ्रीडम नहीं है सिटीजन के पास में। आपको डेवलपमेंट मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, पर वहां पर जो है सिटीजन के पास में फ्रीडम नहीं है कि सिटीजन कुछ भी बोल सके, है ना? जो चाहे कर सके, है ना? तो उनको गवर्नमेंट के दायरे में रह के काम करना पड़ता है ना? पर हम आज जब डेमोक्रेसी में देखते हैं तो लोगों को कई सारे अधिकार दिए जाते हैं, है ना? फ्रीडम होती है लोगों के पास में, रिस्पेक्ट होती है। ओके, हर एक इंडिविजुअल जो है वो रिसीव करता है रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स, जो उनके साथ वाले लोग हैं, उन सबसे रिस्पेक्ट रिसीव करते हैं ना, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट जो अगर आते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, तो कुछ लोगों को फील होता है कि उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है रिस्पेक्ट के साथ में, है ना? तो ये जो पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। जो पैशन है ना रिस्पेक्ट का, फ्रीडम का, आजादी का, ये जो है पैशन है डेमोक्रेसी का। अगर डेमोक्रेसी देखें हम पूरे वर्ल्ड में, तो रिकॉग्नाइज करते हैं एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। तो ये चीज तो होती है कि डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट और फ्रीडम, तो ये जो अचीव किया जाता है वेरियस तरीके से democracies में, for society which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not simple matter to recognize that all individuals are equal। अगर देखें कई सारी सोसाइटीज में जहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई है जिस देश में, तो वहां पर सोसाइटी में अगर बहुत टाइम से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है और किसी एक कम्युनिटी का डोमिनेशन है, तो वहां पर जो सिंपली नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते वो लोग कि सभी लोग इक्वल हैं। डेमोक्रेसी में क्या है, इक्वालिटी होती है ना?
पर वो लोग जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि सभी लोग इक्वल हैं, है ना? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो है कास्ट इनइक्वालिटी होती है, रिलीजन की इनइक्वालिटीज होती है, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसको अभी तक हम उतना ज्यादा जो है संभाल नहीं पाए हैं। जेंडर के बेसिस पे तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है ना, क्योंकि यूनिवर्सल है कि हर कंट्री में देखने को मिलता है। कास्ट के बेसिस पे इंडिया में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, है ना? तो मतलब कि इतना टाइम हो गया है आज़ादी को, अभी भी थोड़ा और टाइम लगेगा जब इसको ख़त्म कर सकें, है ना, पूरी तरीके से। तो केस ऑफ अगर डिग्निटी ऑफ वुमेन का लेकर के चलें, तो वुमेन की डिग्निटी के बारे में ज़्यादातर सोसाइटीज़ जो हैं वर्ल्ड में हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में जितने भी लीडर्स हैं ना, ज़्यादातर आपको मेल देखने को मिलेंगे, है ना? तो अगर अपने देश में भी देख लो, तो ज़्यादातर जो सीएम भी हैं, सारे के सारे मेल हैं। पीएम भी नहीं देखने को मिली हमको। एक ही पीएम जो हमारी थी, जो कि बनी थी क्या? पीएम बनी थी, मतलब एक ही फीमेल जो थी, वो प्राइम मिनिस्टर तक बन पाई थी, है ना? और अभी जो है सेकंड विमेन प्रेसिडेंट मिली है हमको। हुँ, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो बन पाई हैं ना, प्रेसिडेंट बन पाई। तो अभी भी देख लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आज तक कोई भी फीमेल नहीं बनी है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, मतलब कि इलेक्शन जो कंडक्ट करवाते ना, उसमें भी एक ही बार जो है फीमेल आ पाई थी, उसके बाद में कोई हेड ही नहीं बनी फीमेल। तो जो देखिए ना, ज्यादा टॉप पोजीशन पे जो है मेल ही डोमिनेट करते हैं। आजादी के 75 साल के बाद में 76 ईयर्स हो गए हैं। तो हाँ, तो 75 नहीं है, तो इतने साल बाद भी जो है अभी तक जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना? अभी भी जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी वुमेन की। अब जाके रिजर्वेशन बिल पास किया है, जो कि 2029 में इम्प्लीमेंट होगा, है ना? तब जाके उनको जो है लॉ मेकिंग में इक्वल पोजीशन मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है वुमेन को, जो अपना कुछ सेंसिबिलिटी मतलब जो है सेंसिटिविटी लेकर के आई, ताकि उनको रिस्पेक्ट मिले और इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इवन वोटिंग राइट के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा वुमेन को। तो डेमोक्रेसी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि वुमेन की डिग्निटी को लेकर के, है ना? तो वुमेन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तब जाके इस पर जो है लोगों का ध्यान गया, इक्वल ट्रीटमेंट मिले जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वुमेन को, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन जो है एक्चुअली ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, है ना? वुमेन्स आर ऑलवेज सॉरी, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से हमेशा ही रिस्पेक्ट ही करना है, तो ये पॉइंट थोड़ा, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज, तब जो जब लोग ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो इजी हो जाएगा विमेन को टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ एक्सेप्ट अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मोरली। डेमोक्रेसी में ये तो ज़रूरी है कि वुमेन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना? पर ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही रिस्पेक्ट की जाए, है ना? जब इस चीज़ को ये लोग मान लेंगे, रिकॉग्नाइज़ कर लेंगी, तो ईज़ी हो जाएगा वुमेन के लिए कि वो स्ट्रगल कर सकें, जो और ना, जो अभी जो है लीगली और मोरली हम मानते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, तो ये जो है एक्सेप्टेबल, जो अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाए। आज के टाइम पर लीगली और मोरली भी एक्सेप्ट किया गया, ये चीज़ है ना, माना गया है। तो डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में देखने को मिलता है मतलब ये चीज़ें नहीं मानते हैं वो कि वुल नॉट हैव द लीगल बेसिस बिकॉज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी विल नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स देयर्स। ठीक है? तो हमारे यहाँ देखें तो लीगल चीज़ है कि आर्टिकल 21 में बोला गया है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना? पर जो है, क्या ये प्रिंसिपल जो है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में उतना एक्सेप्टेबल नहीं है कि फ्रीडम भी हो, डिग्निटी भी हो इंडिविजुअल की। जैसा गवर्नमेंट कहेगी वैसा ही होता है वहाँ पर, है ना? और वहाँ पर तो लीगल एंड मोरल फोर्स भी नहीं है, है ना? कि लीगली लॉ के थ्रू ये रिकॉग्नाइज किया गया है। सेम इज़ ट्रू विद द कास्ट इनइक्वालिटीज़। कास्ट इनइक्वालिटीज़ को अगर हम देखें, तो डेमोक्रेसी जो इंडिया में है, बहुत ज़्यादा मतलब कि मजबूत हुई है। क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इसके थ्रू मजबूत हुई कि लोग जो है डिमांड कर रहे थे कि इक्वल स्टेटस मिले उनको, है ना, बराबरी का, और डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनको, उनके साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले होके। तो इंस्टेंसेस देखने को मिला, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज अभी भी देखने को मिलती है, एट्रोसिटीज होता है ना, मतलब कि अत्याचार करा जाता है ना, लोगों के साथ में। बट दीज लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन, पर मोरल एंड लीगल फाउंडेशन की कमी है इधर पर, है ना?
मतलब कि सोसाइटी जो मोरली जो क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर रिलीजन में आप कास्ट के बेस में भेदभाव कर रहे हो कास्ट के बेस पे, है ना? तो क्या है, ये रिलीजन का सपोर्ट है ना, तो लोग जो है बिलीफ जो मान लेते हैं अपना रिलीजन के बेसिस पे, वही मोरल हो जाता है। तो मोरली अगर देखें तो लोग ये सब प्रमोट करते हुए आ रहे हैं ना, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। लीगल फाउंडेशन में देखें तो हमारे यहाँ जो है बाद में चल कर के लॉ बनाए गए हैं ना, पर ये नहीं है कि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, है ना? परहैप्स रिकॉग्नाइजेशन अगर हो जाएगा, मोरल एंड लीगल जो हो जाएगी ये चीज़ें, तो ऑर्डिनरी हो जाएगा सिटीज़न का कि वैल्यू करे डेमोक्रेटिक राइट को, है ना? तो फिर सिटीज़न जो ऑर्डिनरी सिटीज़न जो है वैल्यू करेंगे डेमोक्रेटिक राइट को। एक्सपेक्टेशन जो है डेमोक्रेसी से ये भी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन एज़ द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। हम जो भी एक्सपेक्ट करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री से, तो उसके बेसिस पे हम जज भी कर सकते हैं, क्या ये डेमोक्रेसी जो है अच्छी है या नहीं है, या फिर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है भी कि नहीं है। तो बहुत ही जो है डिस्टिंक्ट देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट ओवर। तो डेमोक्रेसी का एग्जाम तो कभी खत्म होता ही नहीं है ना? जो भी चीजें हैं, जैसे कि अगर डेमोक्रेसी, यूएस ना हमेशा बोलता रहता है, अगर एग्जाम्पल देखें तो यूएस जो हमेशा बोलता रहता है इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में, ये वो। अगर थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, गवर्नमेंट के एक्शन होते हैं तो, है ना? तो अगर यूएस में ऐसा कुछ होता है ना, तो वो लोग जो है सब कुछ दबा देते हैं, है ना? तब डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी जो है, देखो ना, दूसरी कंट्री जो है क्लेम्स करती है दूसरी कंट्री के ऊपर, यहाँ पर तुम्हारे यहाँ अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेसी है ना? तो ये भी देखने को मिलता है। तो एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी का कभी खत्म होता ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स हो गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, है ना? डिग्निटी के साथ में लोगों को ट्रीट करना, ओके, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट होना, तो ये सब बहुत सारे जो है क्राइटेरिया बना दिए गए डेमोक्रेसी के, और इनका एग्जाम कभी खत्म होता ही नहीं है। डेमोक्रेसी जैसे कि एक कोई टेस्ट पास करती है, तो दूसरा टेस्ट आ जाता है उनके सामने। जैसे ही पीपल जो है उनको कुछ बेनिफिट मिलता है डेमोक्रेसी का, वो लोग और पूछने लगते हैं डेमोक्रेसी के लिए, है ना, और ज्यादा बेनिफिट के लिए। क्योंकि डेमोक्रेसी जो और ज़्यादा बेटर हो सकती है, और भी ज़्यादा बेटर जो बना सकती है उसको, है ना? तो लोग जो है इसका एग्ज़ामिनेशन खत्म होते ही नहीं। इसलिए जो है, जब लोगों से पूछा जाता है कि अबाउट द वे ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शन, वो कभी डेमोक्रेटिक फंक्शन के बारे में अगर उनसे पूछा जाता है, तो हमेशा इसी पे आते हैं कि मोर एक्सपेक्टेशन एंड मेनी कंप्लेंट्स। उनकी जो रहती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, अगर किसी से पूछोगे ना अपने देश के बारे में भी, कोई भी इंसान उससे या उसकी कंट्री के बारे में भी, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेंगी, और कंप्लेंट्स भी बहुत सारी रहेंगी कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। ये चीज़ें ऐसा ही है कि कंप्लेंट्स तो होनी ही चाहिए, एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए, है ना? तो फैक्ट है कि पीपल जो है बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं इटसेल्फ एज़ अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो बहुत ही ज़्यादा जो है डेमोक्रेसी के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, टेस्ट भी करते हैं डेमोक्रेसी को, कंप्लेन भी करते हैं, है ना? तो इसकी वजह से हमको देखने को मिलता है पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस। अगर लोग ऐसा कर रहे हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि इनको है ना थोड़ा अवेयर है ये, इनकी एबिलिटी है कि वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं लुक क्राइटेरिया एट पावर होल्डर्स एंड द हाई एंड द माइटी, सॉरी, क्राइटेरिया बोला, क्रिटिकली। तो इनके पास में एबिलिटी है, अवेयर्ड है वो, कि देख सके, क्रिटिकली जज कर सके लोगों को, है ना? और जो हमारे पावर में बैठे हुए लोग हैं कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं हमारे देश के लिए, है ना? जो पावरफुल लोग हैं, तो इनको जज कर सके। तो ये भी जो होता है, ये बताता है कि लोग जो हैं उनमें जो है अवेयरनेस आ गई है, वो एजुकेटेड हो गए हैं, है ना? पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए। पब्लिक एक्सप्रेशन जो है ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज़ द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। जो पब्लिक का डिससैटिस्फैक्शन है डेमोक्रेसी के साथ में, तो ये सक्सेस दिखाता है डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट का, है ना? अगर लोग सैटिस्फाई भी नहीं है डेमोक्रेसी से, तो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं पीपल को फ्रॉम अ स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट टू अ सिटीज़न। जब आप डेमोक्रेसी को जज कर रहे हो, डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हो कि हमारे देश में ये सही नहीं हो रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, है ना? या फिर रूलर्स को है अकाउंटेबल ठहरा रहे हो, तो आप क्या एक सब्जेक्ट थे पहले, सिर्फ़ एक क्या थे, एक जनता थे आप बस, है ना? आप सिटीज़न बन गए हो, आप एक नागरिक बन गए हो, अपने देश के बारे में भला-बुरा सोच रहे हो, है ना? मतलब कि भला सोच रहे हो, ओके। तो मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर
ओन सेल्फ इंटरेस्ट। ज़्यादातर इंडिविजुअल आज के टाइम पर वोट की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, है ना? कि वोट कितना इम्पोर्टेंट होता है ना? वोटिंग जो राइट है उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है आर्टिकल 326 के तहत, है ना? तो लोगों को अपने वोट की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। इसमें पता है आपको वोटिंग टर्नआउट पे सबसे ज़्यादा वुमेन को देखने को मिलता है कि वुमेन अपने वोट को ज़्यादा एन्जॉय कर रही हैं, है ना? मतलब कि वोट देती हैं वो जाकर के, है ना? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला और गवर्नमेंट किस तरीके से चल रही है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में भी लोग जो है और फिर वोटिंग राइट के थ्रू सोचते हैं, है ना? ओके, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अभी देखो रोज़ा पार्क स्टिल इंस्पायर, तो ये जो है रोज़ा पार्क की स्टोरी हमने पढ़ी थी ना कि इस तरीके से जो है ये जो है आगे ये ब्लैक लेडी थी साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अफ्रीका में नहीं, ये जो थी अमेरिका में थी पता, तो अमेरिका में ना सिविल राइट्स मूवमेंट चला था इनके बेसिस पे। इन्होंने जो एक आवाज़ उठाई थी, क्यों उठाई थी? क्या हो रहा था कि डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ पर भी। अगर कोई ये ब्लैक लेडी थी, ठीक है? तो मतलब कि तो अगर ये कोई मतलब कि जो सॉरी व्हाइट मैन अगर वहाँ पर आते ना, तो इनको अपनी सीट खाली करके देनी पड़ती उनको बस पे, है ना? तो इनके पास में उतना करेज आया, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं उठेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर पहले आकर के बैठे हुए थे, है ना? उन्होंने मना कर दिया था, नहीं तो व्हाइट लोगों के लिए इनको सीट खाली करनी पड़ती थी अगर ये जो ब्लैक लोग बैठे रहते थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना? तो ये अभी भी इंस्पायर करती हैं लोगों को कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो है वोट जो है उसको अच्छे से यूटिलिटी की तरह यूज़ करना चाहिए, वोट डिफरेंस लेकर के आता है। वोट की इम्पोर्टेंस को समझने वाले लोग साउथ एशिया में 65, बांग्लादेश में 66, नेपाल में 77, इंडिया में 67 तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ओके, तो आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ओके, आपको कैसा लगता है लेक्चर? ओके, एक्सप्लेनेशन आप बता सकते हो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, आपका ये पॉलिटिकल साइंस का फिनिश हो गए सारे चैप्टर, है ना? तो आप बताना अगर क्वेश्चन आंसर्स भी आपको चाहिए है तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू।